कहानी की शुरुआत में हमें आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड टॉम को दिखाया जाता है। टॉम आयरिस से बहुत प्यार करता है। वो एक दिन आयरिस को लेकर के एक टावर पर जाता है जो स्पेशल कपल्स के लिए था। यहाँ पर मौका देख करके वो आयरिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आयरिस भी उससे प्यार करती थी, वो मना नहीं कर पाती है, वो उसे हाँ बोल देती है। ये आयरिस के लिए काफी खुशी की बात थी, लेकिन काफी समय से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टावर के ऊपर एक बच्चा था जो नीचे कॉइन्स को फेंक रहा था। हालांकि गार्ड आ करके उसे कॉइन नीचे फेंकने से मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे तो जिद्दी होते हैं, वो दूसरों की बात कहाँ मानते हैं। गार्ड के चले जाने के बाद वो बच्चा कॉइन को नीचे की तरफ फेंकता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि क्या कॉइन नीचे तक गिरता भी है या नहीं। जब उसने कॉइन को फेंका तो हवा के प्रेशर की वजह से वो कॉइन दोबारा से टावर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक छोटे से फैन में फंस जाता है। खैर, अब सभी लोग नीचे के एरिया में आ गए थे जहां पर सॉन्ग प्ले हो रहा था और सभी लोग मजे से डांस कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि नीचे का जो कांच है वो टूट रहा है। जैसे ही कांच पूरी तरह से टूटता है तो सभी लोग एक एक करके नीचे की तरफ बहुत ही बुरी तरह से गिरने लगते हैं। टॉम एक कांच के टुकड़े को पकड़ करके लटका हुआ था, लेकिन वो बच नहीं पाता, वो भी नीचे गिर जाता है। कुछ ही समय में टावर के अंदर एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलता है जो शायद होना नहीं चाहिए था। उस एक कॉइन की वजह से टावर के अंदर जितने भी लोग थे ना, सभी लोग मारे गए। बचे हुए थे सिर्फ दो लोग, आयरिस और उसके साथ में एक बच्चा था। अबर पूरी तरह से तबाह होकर के नीचे गिर चुका था। आयरिस उस बच्चे को लेकर के लटकी हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके सर में एक बड़ा सा रोड घुस जाता है। जैसे ही रोड उसके सर में घुसा, उसी वक्त स्टेफनी की आंख खुल जाती है। दरअसल स्टेफनी अपने क्लास को अटेंड कर रही थी, लेकिन बैठे बैठे उसे ये सपना आ गया। और वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि स्टेफनी को ये सपने पिछले 2 महीने से आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जिस आयरिस को वो अपने सपने में देखती है ना, वो उसके नानी का नाम है। उसे इस सपने के बारे में और ज्यादा जानना था, इसलिए वो सीधा घर चली जाती है। घर पर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम चार्ली है। यहाँ वो अपने भाई को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है और उससे कहती है कि मुझे अपने मामा से बात करनी होगी, मुझे जानना है कि आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। मामा के घर पर पहुंच जाने के बाद स्टेफनी की मुलाकात ब्रेंडा से होती है, जो कि उसकी मामी है। फिर उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं उसके मामा, जिनका नाम होवर्ड है। वो भी स्टेफनी को देख करके काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि स्टेफनी काफी दिनों के बाद कॉलेज से घर आई थी। मामा से मुलाकात करने के बाद वो उनसे डायरेक्ट पूछ लेती है कि आखिर मुझे आयरिस के सपने क्यों आ रहे हैं, मुझे नानी के बारे में जानना है, मैं 2 महीनों से काफी परेशान हो रही हूँ, वो रहती कहाँ पर है, बस आप मुझे उनका एड्रेस बता दो। जिस पर उसके मामा काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी नानी की बात मत करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ रहती हैं और तुम उनसे मिलने के लिए जाना भी मत। इतना कहने के बाद उसके मामा बाहर चले जाते हैं। मामा के बाहर चले जाने के बाद वो अपनी मामी से सिफारिश करना शुरू करती है। वो अपनी मामी से कहती है कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उन सपनों के बारे में जानना है, क्या पता वो सपना हमारी फैमिली से जुड़ा हो। जिसके बाद उसकी मामी कहती है कि तुम्हारे मामा के कमरे में कबर्ड के नीचे एक ड्रॉवर है, गलती से उसे खोलना मत। स्टेफनी फौरन भाग करके जाती है और उस कबर्ड को जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। इस लेटर को आयरिस ने लिखा था, उसने अपने डैड के पास भेजा था, यानी कि होवर्ड को। लेटर के अंदर उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें टॉम और आयरिस थे और यही दोनों उसके सपनों में बार बार आ रहे थे। लेटर के ऊपर आयरिस ने अपना एड्रेस भी लिखा था। अगले ही पल स्टेफनी अपनी नानी से बात करने के लिए उस एड्रेस पर जाकर के पहुंच जाती है। गेट पर ही उसे अंदर आने की परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन जब स्टेफनी बताती है कि वो उसकी बेटी की बेटी है, तब आयरिस उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। लेकिन अंदर आने से पहले वो स्टेफनी के फोन और वॉलेट को बाहर ही रखवा देती है। अंदर जाने के बाद स्टेफनी की मुलाकात आयरिस से होती है, यानी कि उसकी नानी से। स्टेफनी अपनी नानी को देख करके काफी खुश थी, लेकिन हैरान भी थी। वो अपनी नानी से कहती है कि आपको जिंदा देख करके मुझे काफी हैरानी हो रही है। जिसके बाद उसकी नानी उससे कहती है कि जो सपना तुम्हें आता है वो पूरी तरह से सच नहीं है। मतलब कि उसकी नानी को भी पता है कि स्टेफनी को सपने आ रहे हैं। वो स्टेफनी को बताती है कि टावर पर जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में मुझे पूर्वाभास हुआ था। मतलब कि मुझे पहले ही मालूम चल गया था कि टावर पर हादसा
होने वाला है। एक बार फिर से हमें उस टावर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। आयरिस को जब हादसे के बारे में पता चला तब वो बच्चे के पास जा करके कॉइन को छीन लेती है। इसके बाद वो सीधा भागते हुए नीचे जाती है और सभी लोगों को बताती है कि कांच टूट रहा है। तो इस तरीके से आयरिस ने उस दिन बहुत से लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन फिर भी मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती है। टावर पर जितने भी लोग थे ना, मौत ने उन सबको एक एक करके मारा, लेकिन उन्हें मारने में मौत को काफी साल लग गए, क्योंकि इस दौरान जो लोग टावर पर थे उनके बच्चे भी हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए लोगों को मारने में मौत को इतना साल लग गया। पूरे 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं गई। 20 सालों तक इस कमरे में रह करके मैंने पता लगाया कि मौत किस तरीके से हमें मार सकती है। उन सारे तरीकों को मैंने इस किताब में लिख करके रखा है। इस किताब को तुम्हें अपने पास रखना होगा, क्योंकि इसी किताब की मदद से तुम अपने परिवार को बचा सकती हो। जिस दिन मौत ने मुझे मार दिया उसी दिन के बाद से वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरे साथ मेरे परिवार को मार नहीं देती। यह सब सुन करके स्टेफनी को काफी अजीब लगता है। उसे लगा कि उसकी नानी सच में पागल है। वो अपनी नानी को छोड़ करके कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन आयरिस बाहर नहीं आती। वो गेट पर खड़ी रहती है, लेकिन आयरिस को रिस्क लेना था क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका था। वो कमरे से बाहर आती है और स्टेफनी को रोक करके उसे किताब दे देती है। किताब को देने के बाद वो स्टेफनी से कहती है कि पीछे हट जाओ, जब तक तुम अपनी आंखों से देखोगी नहीं तब तक तुम विश्वास नहीं करोगी। उसी वक्त मौत अपनी चाल चलती है। वो सिलेंडर के ऊपर एक सामान गिरा देती है। प्रेशर की वजह से एक रोड सीधा आकर के आयरिस के मुंह में घुस जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। वैसे फिलहाल मैंने इस सीन को ब्लर कर दिया है, क्योंकि जिनका दिल कमजोर है वो इस सीन को ना ही देखे तो बेहतर होगा। खैर, नानी की मौत हो जाने के बाद जो उनके बच्चे और पोते लोग थे वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब उनकी बेटी को मालूम चलता है कि उनकी माँ मर चुकी हैं, तब वो भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आती हैं, जिनका नाम था एलेना, और वो अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रहती है। उसके पास एक आरवी वैन है जिसको लेकर के वो रोड पर ही रहती है। वैसे जो एलेना है वही स्टेफनी की मोम है। जब स्टेफनी अपनी मोम को देखती है तब वो काफी नाराज हो जाती है। वो यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि स्टेफनी और चार्ली ये दोनों बिना माँ के पले बड़े हुए हैं। जब इन्हें माँ की जरूरत थी तब वो इन्हें छोड़ करके चली गई थी। बस इसी वजह से स्टेफनी उनसे नाराज है। वो उनसे बात भी नहीं करना चाहती है। हालांकि चार्ली कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक साथ रहने की कोशिश करो, लेकिन स्टेफनी कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद स्टेफनी घर आती है और उस किताब को अच्छे से पढ़ती है, क्योंकि अब उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो चुका था कि उसकी नानी जो कह रही थी ना वो बिल्कुल सही कह रही थी। स्टेफनी घर पर थी और इधर हमें स्टेफनी के परिवार वालों को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे, और ये पार्टी एलेना के आने की खुशी में हो रहा था। पार्टी के दौरान होवर्ड एलेना के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम घर की जिम्मेदारियां संभालो। इतना कहने के बाद वो घर की चाबी उसे दे देता है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर स्टेफनी आ जाती है और वो देखती है कि सभी लोग पार्टी में मस्त हैं। ठीक उसी वक्त अचानक से होवर्ड के पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। होवर्ड अपने परिवार के सामने ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जंप करते करते वो गिर जाता है और उसी वक्त पीछे से उसके सर पर एक मशीन आ जाती है। वो मशीन उसके सर का भरता बना देता है। सभी लोग होवर्ड को इस तरह मरता हुआ देख रहे थे। उनकी रूह कांप जाती है। खैर, अब होवर्ड की मौत हो जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद जब पूरा परिवार एक कमरे में बैठा हुआ था तब स्टेफनी किताब में लिखे हुए सारी चीजों के बारे में अपने परिवार से बात करने लगती है। वो अपने परिवार वालों से कहती है कि मौत हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, अब मौत हमारे परिवार के पीछे पड़ चुकी है। के बाद मामा की मौत हुई क्योंकि मामा बड़े थे। अब मामा के बाद जो बड़ा होगा अगली बारी उसकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि एरिक था जो होवर्ड का बड़ा बेटा है। एरिक के बाद जिसका नंबर आएगा वो जूलिया है, क्योंकि वो एरिक की बहन है और उससे छोटी है। खैर, अभी अभी होवर्ड की मौत हुई थी और स्टेफनी ऐसी बातें कर रही थी, इसलिए उसके परिवार वाले उससे नाराज हो जाते हैं। हालांकि
परिवार वाले इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन स्टेफनी एरिक को नहीं छोड़ती है। वो अपने भाई चार्ली के साथ एरिक के आसपास ही रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मौत एक पल में आ सकता है और किस तरह से आएगा वो तो इन्हें भी नहीं पता है। स्टेफनी उसे हर एक चीजों से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एरिक तो बेफिक्र था, उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। शायद मौत ने एरिक को नहीं बल्कि उसकी बहन को चुन लिया था, क्योंकि एरिक के साथ हादसा नहीं होता है बल्कि उसकी बहन जूलिया के साथ हादसा होता है। वो गलती से ट्रक के अंदर गिर जाती है और बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। वैसे उसकी मौत की वजह से पूरे परिवार को बुरा भी लग रहा था, लेकिन स्टेफनी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि जो होगा एरिक के साथ में होगा। उसे नहीं पता था कि जूलिया के साथ हो जाएगा। जब स्टेफनी पूरे परिवार वालों के सामने माफी मांग रही थी, तब उसकी मामी यानी कि ब्रेंडा कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि मेरी गलती है, मैंने ही किसी को सच्चाई नहीं बताई। अब पूरे परिवार वालों के सामने ब्रेंडा कबूल करती है कि जो एरिक है वो उसका बेटा है ही नहीं, एरिक का बाप कोई और है, वो इस परिवार से जुड़ा ही नहीं है। इसलिए मौत ने उसे मारा नहीं बल्कि जूलिया को मारा, क्योंकि जूलिया इस परिवार से जुड़ी हुई है और जूलिया का ही नंबर था। और अब जूलिया के बाद जिसका नंबर आने वाला है वो है बॉबी। वो काफी डरा हुआ था। वो स्टेफनी से कहता है कि तुम मुझे बचा सकती हो, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसी वक्त स्टेफनी को याद आता है कि नानी ने किताब में किसी का जिक्र किया है, उसने मौत को चकमा दिया है और वो अभी भी जिंदा है। उसका नाम था जेबी और उसका नाम किताब में भी लिखा हुआ था। जेबी का नाम सुन करके एलेना कहती है कि हाँ मैंने भी ये नाम सुना है, माँ कई बार अपने लेटर पर इसका नाम लिखती थी और उन्होंने एक बार मुझे बताया भी था कि वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है और वो अभी भी वहाँ पर है। उस हॉस्पिटल का नाम पता चल जाने के बाद ये सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे एरिक इस परिवार से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बॉबी उसका भाई है, इसीलिए वो अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ता है। वो भी इन लोगों के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस हॉस्पिटल का जिक्र हुआ था ना, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद इनकी मुलाकात जेबी से होती है। इन लोगों को देखने के बाद जेबी इनसे कहता है कि आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम लोग एक न एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। वैसे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर जेबी है कौन। तो उस दिन टावर पर हादसे में जिस बच्चे को आयरिस ने बचाया था ना, वही जेबी था। वो छोटा भले ही था, लेकिन उस दिन उसने देखा था कि आयरिस ने किस तरीके से कितने लोगों की जान बचाई। लेकिन मौत को ये मंजूर नहीं था, उसने एक एक करके उन सारे लोगों को मार दिया जो लोग उस टावर पर मौजूद थे, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी मार दिया। स्टेफनी पूछती है कि आखिर तुमने मौत को चकमा दिया कैसे, तुम बच कैसे गए। जिसके बाद जेबी इन्हें बताता है कि मौत को हराने के सिर्फ दो तरीके हैं, मार दो या फिर मर जाओ। कहने का मतलब अगर तुम किसी की जान लेते हो तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी, या फिर तुम खुद मर जाओ। आज से कई साल पहले एक लेडी थी, उसके पीछे भी मौत हाथ धो करके पड़ी हुई थी और जब उसके जाने का वक्त हुआ तब वो चली गई। मशीन में फ्लैट लाइन दिख रही थी, कहने का मतलब वो मर चुकी थी, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। इस तरीके से उसने मौत को चकमा दे दिया और वो बच गई। जिसके बाद स्टेफनी कहती है कि आखिर आयरिस ने ये क्यों नहीं किया, जिस पर जेबी बताता है कि हर कोई मौत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की होता है। अगर मौत के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगी। तो अब बॉबी के पास बचा हुआ था दो ऑप्शन, या तो वो किसी को मार करके उसकी उम्र ले सकता था या फिर मर सकता था। एक ऑप्शन और भी था, वो भी उस लेडी की तरह मर करके फिर से जिंदा हो सकता था, लेकिन ये करना बहुत रिस्की था, इससे उसकी जान जा सकती थी। एरिक उससे कहता है कि देखो तुम मरने वाले हो, हम एक बार इसे ट्राई करते हैं, क्या होता तुम बच जाओ। दरअसल वो बॉबी को मार करके उसे फिर से जिंदा करना चाहता था। बॉबी को मारने के लिए वो पीनट बटर का इस्तेमाल करता है। बॉबी को पीनट बटर से एलर्जी है, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। वो बॉबी को कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद चला जाता है एक व्हील चेयर लाने के लिए, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है तो उसी वक्त स्कैनिंग मशीन ऑन हो जाती है। बॉबी उसे बंद भी नहीं करता है क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। इधर जो एरिक था वो बाहर जा करके धीरे से एक व्हील चेयर लेकर के आता है। व्हील चेयर पर बॉबी को बैठाने के बाद उसे पीनट बटर खाने के लिए कहता है। आज से पहले बॉबी ने कभी भी पीनट बटर को हाथ भी नहीं लगाया था। वो उसे जैसे ही खाता है तो तभी अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एरिक के हाथों में एक इनहेलर था जिसको लगाने से बॉबी एक सेकंड में ठीक हो सकता है। बॉबी उसे मांग रहा था, लेकिन एरिक कहता है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। स्कैनिंग
स्कैनिंग मशीन चालू है इसके बारे में एरिक को नहीं पता था। मैग्नेटिक लेवल हाई पर हो गया था जिसकी वजह से व्हील चेयर के साथ एरिक भी उस स्कैनिंग मशीन से जाकर के चिपक जाता है। बाहर जितना भी लोहे वाला सामान था ना वो दरवाजे पर जाकर के चिपक रहा था। एरिक तो मर चुका था लेकिन उसके हाथों में इनहेलर था। वो भी जैसे तैसे जा करके उसे ले लेता है और फिर उसे लगा करके वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसी वक्त एक नर्स आकर के दरवाजे को खोल देती है। ठीक उसी वक्त एक स्प्रिंग जा करके बॉबी के सर पर लगता है और उसका सर फट जाता है जिसकी वजह से मौके पर बॉबी की भी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों भाई मारे जाते हैं। तो अब जो मामा का परिवार था वो खत्म हो चुका था। मामा के बाद अब उनकी बेटी और उनके बच्चों की बारी थी। मतलब कि पहले एलेना, फिर स्टेफनी और फिर चार्ली। लेकिन यहाँ एलेना अपने बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। वो स्टेफनी से कहती है कि मुझे उस घर में लेकर के चलो जहाँ आयरिस ने खुद को बंद करके रखा था। इसके बाद चार्ली और स्टेफनी अपनी माँ को उस घर पर छोड़ने के लिए वहाँ पर लेकर के जाते हैं। जब वैन से उतरने का टाइम होता है तब स्टेफनी सीट बेल्ट को नहीं खोल पा रही थी क्योंकि वो फंस चुका था। वो अपनी माँ से कहती है कि आप घर के अंदर जाओ, अगर आप सलामत रहेंगी तो मैं सलामत रहूंगी। एलेना घर के अंदर जाने लगती है लेकिन उसी वक्त एक छोटी सी चिंगारी घर के अंदर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से वैन पलट जाती है और स्टेफनी डूबने लगती है। इधर जो चार्ली था वो किसी लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। वो निकल नहीं पा रहा था लेकिन उसी वक्त उसकी माँ आती है जो लकड़ी को उठा करके चार्ली को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करती है। लेकिन इस बार एलेना बच नहीं पाती है। उसके ऊपर एक बड़ा सा टावर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो अपनी माँ को तो नहीं बचा पाया लेकिन अपनी बहन को बचा सकता है क्योंकि वो अभी भी पानी में डूब रही थी। स्टेफनी पानी में डूब करके शायद मर चुकी थी लेकिन फिर भी चार्ली उसे बाहर निकालता है और थोड़ी सी कोशिश करके उसे बचा लेता है। स्टेफनी की मौत होने की वजह से अब इन लोगों ने मौत को चकमा दे दिया है। आज चार्ली के लिए काफी अच्छा दिन था क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। चार्ली के पास एक इंसान आता है जो स्टेफनी से कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि चार्ली ने समय रहते तुम्हारी जान बचा ली। जिस पर स्टेफनी कहती है कि हाँ, इसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। यह सुन करके वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन टेक्निकली तुम्हारी जान नहीं गई थी, तुम बस थोड़े समय के लिए बेहोश थी। इसने तुम्हारी रुकी हुई सांसें को फिर से शुरू किया पर तुम्हारा दिल रुका हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी चार्ली ने बहुत अच्छा किया। यह सुन करके स्टेफनी और चार्ली इन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि इन्होंने मौत को चकमा नहीं दिया है। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर करके सीधा इनकी तरफ ही आती है जिसको देख करके दोनों भाई बहन अपनी जान बचा करके भागते हैं और शायद इनकी जान बच भी जाती है। दोनों काफी खुश थे क्योंकि ट्रेन रुक चुकी थी। लेकिन तभी एक छोटा सा झटका लगता है और ट्रेन में रखी हुई बड़ी बड़ी लकड़ियां इनके ऊपर आकर के गिर जाती हैं जिसकी वजह से दोनों की मौत हो जाती है। तो फाइनली इस तरीके से मौत इन दोनों को भी जान से मार देती है। मतलब कि जितने भी लोग थे सबके सब मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।